सो वंस अगेन हेलो हाय एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का जो सेकेंड चैप्टर है, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर को आज हम क्विकली रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि एसिड का मतलब क्या होता है। द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन कैटायन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। तो जो सब्सटेंस पानी में हाइड्रोजन कैटायन प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा, ये कुछ एसिड हो जाएंगे। अब बेस क्या होता है? ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा पानी में, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये हो गए आपके बेस हो गए। अब ये सॉल्ट क्या है? अब जैसे अगर कोई एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमको वाटर मिलता है और उसके साथ साथ और एक कंपाउंड मिलता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्ट। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन हुआ तो मुझे वाटर के साथ एक कंपाउंड और मिला, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्ट। तो एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में एंड बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में, एंड जो सॉल्ट है जब एसिड एंड बेस रिएक्शन करेंगे तब बनेगा आपका सॉल्ट बनेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये इंडिकेटर क्या होता है। अब देखिए, इंडिकेटर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो अपना कलर एसिड में कलर चेंज करता है और बेस में कोई दूसरा कलर चेंज करता है। तो जिसकी हेल्प से हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है एंड कौन सा बेस है। ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर एंड दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। जो नेचुरल होता है दैट इज मेड बाय नेचर, एंड जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसे हम लैबोरेटरी में बनाते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस, चाइना रोज, रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, टर्मरिक। और ये कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर जिनको हमने लैब में बनाया है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोल्फ्थालीन हो गया। ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। इनका काम है कि ये लोग अपना कलर चेंज करें में, एसिड में कोई और कलर एंड बेस में कोई और कलर, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि कौन सा एसिड है एंड कौन सा बेस है। अब एक दूसरे तरह का स्पेशल इंडिकेटर है जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ये क्या करता है, ये अपना कलर चेंज नहीं करता, ये अपना स्मेल चेंज करता है। ठीक है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड में एंड बेस के कांटेक्ट में जब आता है तो ये अपना कलर चेंज नहीं करता, ये अपना स्मेल चेंज करता है। अब जैसे कि ऑनियन, वनीला, क्लोव ऑयल, ये कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इनको एसिड में डालोगे तो इनका जो स्मेल है, इनका स्मेल रहेगा, लेकिन अगर आप इन्हें बेस के मीडियम में डालते हो तब इनका जो स्मेल है, उनका स्मेल गायब हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर है, ये अपना कलर चेंज नहीं करते, ये अपना ओडर, अपना स्मेल चेंज करते हैं। एसिडिक मीडियम में इनका स्मेल रहेगा एंड बेसिक मीडियम में इनका जो स्मेल है वो गायब हो जाएगा। अब जैसे कि प्याज खाने के बाद आपके मुंह में प्याज का जो स्मेल है वो रहता है, लेकिन तुरंत प्याज खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लेके अपना माउथ वॉश कर लेंगे तो आप देखोगे कि आपके मुंह से जो प्याज की जो स्मेल आ रही थी वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर कॉल्ड योर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेटर्स एंड देयर कलर्स।
इंडिकेटर अपना कलर कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि लिटमस, उसका नेचुरल कलर होता है पर्पल, एसिड में रेड कलर देगा एंड बेस में देगा ब्लू कलर। जैसे चाइना रोज, नेचुरल कलर होता है पिंक, एसिड में देगा पिंक कलर, बेस में देगा ग्रीन कलर। अब जैसे हाइड्रेंजिया फ्लावर, इसका नेचुरल कलर है ब्लू, एसिड में देगा ब्लू एंड बेस में देगा पिंक कलर। रेड कैबेज, नेचुरल कलर रेड, एसिड में देगा रेड एंड बेस में देगा ग्रीन। अब टर्मरिक, नेचुरल कलर येलो, एसिड में देगा येलो एंड बेस में देगा रेड ब्राउन। अब जैसे मिथाइल ऑरेंज, एसिड में देगा ऑरेंज कलर, बेस में नेचुरल कलर इसका ऑरेंज है, एसिड में देगा रेड कलर एंड बेस में देगा येलो। फेनोप्थैलिन, इसका कोई कलर नहीं होता, ये बिल्कुल कलरलेस है, और एसिड में भी ये कोई कलर नहीं देगा, लेकिन बेस में देगा ये पिंक कलर देगा बेस में। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि एमसीक्यू में इससे सवाल पूछता है। क्लियर? आगे चलें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज एसिड। एसिड का तो डेफिनेशन हम पीछे देखे थे कि द सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन कैटायन इन वाटर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम देखेंगे। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी के संपर्क में आते ही ये हाइड्रोजन कैटायन बनाएगा। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं पानी में डालता हूँ तो ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन कैटायन एंड क्लोरीन आनायन में टूट जाएगा, तो पानी के अंदर है। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन कैटायन अब इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाल दिया तो ये भी टूट जाएगा, 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में। पानी के संपर्क में जैसे ही ये आएगा तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयन। अब जैसे नाइट्रिक एसिड को पानी में डाला, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और पानी तो है, तो ये H पॉजिटिव इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके बनाएगा H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? सो ये होता है एसिड, जो कि वाटर के संपर्क में आते ही हाइड्रोजन कैटायन बनाता है। टाइप्स ऑफ एसिड। अब जो एसिड होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल, जिसे हम नेचर से मिलता है, और दूसरा है सिंथेटिक, जिसको हमने लैब में बनाया है। अब जैसे अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये जैसे ही पानी के संपर्क में आते हैं ये टूटता है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ये जो ब्रेक डाउन किया एसिड ने वाटर के संपर्क में आने के बाद, इसको आप नोट करेंगे क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब जो नेचुरल एसिड होता है, जैसे कि टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड है, दूध में लैक्टिक एसिड है, आंवला में आस्कॉर्बिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड है, तामारिन में टार्टरिक एसिड है, एप्पल में मालिक एसिड है, विनेगर में इथेनोइक एसिड है, आंट बाइट में मिथेनोइक एसिड है। तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये सवाल पूछता है, एमसीक्यू में पूछता है कि नेचुरल एसिड का सोर्स बताइए। जैसे तामारिन में कौन सा एसिड है, आंवला में कौन सा एसिड है, लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये जो हमने देखा था तो ये सिंथेटिक एंड नेचुरल पर, मतलब एसिड का जो रिसोर्स है कहाँ से हमको मिला, ऑन द बेसिस ऑफ अ रिसोर्स। एसिड इज 2 टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब हम जो देखेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। एसिड का जो मेन काम है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन कैटायन इन वाटर। इसके बेसिस पे एसिड है एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा है वीक। एसिड का जो मेन काम होता है दैट इज ओनली प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैटायन इन वाटर। अगर कोई एसिड
ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई एसिड हाइड्रोजन आयन ज़्यादा नहीं बना पाएगा, बहुत ही कम हाइड्रोजन आयन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो ब्रेक डाउन होगा, इसे हम सिंगल एरो मार्क से ही दिखाएंगे। क्लियर है? क्योंकि वाटर के संपर्क में आने के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं, इसको हमने डबल अपोजिट हेडेड एरो मार्क से दिखाया है, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करते। अब जैसे कि ये हो गया आपका इथानोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो ये पानी के संपर्क में जाने के बाद टूटता है, एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव। ये जो लास्ट का जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव लगेगा और यहाँ पर भी। तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, ये टूटता है फॉर्मेट आयन एंड हाइड्रोजन कैटायन में। अब ये जैसे आपका कार्बोनिक एसिड, ये ब्रेक डाउन करेगा 2H पॉजिटिव एंड कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन में। ये वीक एसिड है, तो इसीलिए डबल एरो मार्क रहेगा अपोजिट साइड में, क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ये पूरी तरह से नहीं टूटते, बहुत ही कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? सबसे पहला, सोर इन टेस्ट, एसिड खट्टा होता है। हाईली कोरोसिव इन नेचर, अगर आपके हाथ के ऊपर, कपड़े के ऊपर, कोई भी मेटल के ऊपर अगर ये गिरता है तो उसको जला देता है, दैट इज वाई हाईली कोरोसिव इन नेचर। स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर, एसिड को हम सिर्फ और सिर्फ ग्लास कंटेनर में रख सकते हैं, मेटल का कंटेनर भी नहीं होगा, क्योंकि ये उसको भी खराब कर देगा। प्लास्टिक का कंटेनर भी नहीं होगा, उसको भी खराब कर देगा। ठीक है, और ये क्या करता है, जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड कलर कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर कर देता है, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट यहां से शुरू होता है आपके सारे सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, तो यहां से ध्यान से देखेंगे। अगर कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी वन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये जो सोडियम है, सोडियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। क्लियर है? अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन को उठा के मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। और ये हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉप टेस्ट। अब पॉप टेस्ट क्या होता है? अगर कोई भी टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास अगर एक जलती हुई कैंडल आप लाओगे, जैसे ही उस कैंडल का जो आग है, फ्लेम है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगा तब एक साउंड होगा, एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, दैट इज पॉप टेस्ट। अगर ऐसा होता है तो हम ये कंफर्म होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टर है। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देगा और आपको ये मिलेगा आपका सॉल्ट, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। दिस इज सोडियम एसीटेट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन अगर लोगे, नाइट्रिक एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि नाइट्रिक एसिड को अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करता हूँ
तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुझे मिला। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस देगा, और कोई भी मेटल के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। मतलब रिएक्शन करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो हाइड्रोजन पाने के लिए नाइट्रिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ या फिर मैंगनीज के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। अगर आप कोई और दूसरा मेटल लेते हो तो आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। क्लियर है? सो ये एक्सेप्शन है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और एक दूसरी बात है, द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड इजीली। अब जैसे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इज योर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे ये जो सब मेटल हैं, ये मेटल आपके एसिड के साथ ठीक से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर आपको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया कॉपर, तो कॉपर तो आपका लो रिएक्टिव हो गया ना, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये जो कॉपर है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है एंड सोडियम कार्बोनेट लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको मिलेगा सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा लग रहा है। ये सोडियम इस हाइड्रोजन के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड पोटेशियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को जानने के लिए हम करते हैं लाइम टेस्ट। ठीक है, हम करते हैं लाइम टेस्ट। अब लाइम टेस्ट क्या होता है, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेता हूँ और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर मैं पास करता हूँ तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट, एक मिल्की वाइट सब्सटेंस, उसके साथ साथ वाटर मिलेगा। जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और पास करता हूँ तो मुझे फाइनली मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि कलरलेस होता है। पहले जिस बीकर का कलर मिल्की वाइट हो गया था, अभी वही बीकर बिल्कुल ही कलरलेस हो जाएगा। दिस इज लाइम टेस्ट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को जानने के लिए किया जाता है, क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही प्रॉपर्टी कैरेक्टर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलेंगे एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट। अगर कोई एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तभी आपको सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही देखने को मिलेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट में NaCl, H2O, CO2। सल्फ्यूरिक एसिड
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, एंड आपको सॉल्ट में MgSO4, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ बेस। अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सोडियम इधर गया एंड ये हाइड्रोजन इधर। क्लियर है? सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी भी अगर एसिड बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमेशा हमें सॉल्ट एंड वाटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। अब जो मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये कुछ मेटल के ऑक्साइड हैं। तो जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, इनका जो नेचर है ये सब बेसिक नेचर का होते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, बट इसका जो एक्चुअल नेचर होता है बेसिक होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर आप इनको पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालते ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड पानी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये सब किस नेचर के होते हैं? ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका मतलब यहाँ पर एसिड एंड बेस का रिएक्शन हो रहा है, तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। सिंपल है। HCl प्लस MgO, तो ये एक्चुअली में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये एक्चुअली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? चलिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? बिटर टेस्ट, कड़वा, स्लिपरी और सोपी टू टच, जो साबुन जैसे हाथ से फिसल जाता है क्योंकि साबुन बेस ही होता है। ठीक है? और ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में बदल देगा। और एसिड की तरह ये भी हाईली कॉरोसिव होता है, इसीलिए इसे ग्लास कंटेनर में हम रखते हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टी, यहां से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट होते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, जो अभी हमने बात किया था एसिड के पार्ट में। तो सेम बेस, ये हो गया एसिड, आपको देता है सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बेस, ये एसिड, आपको दिया सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? आगे चले। एसिड के साथ अगर कभी भी कोई बेस रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट एंड वाटर ही वो देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो ज़्यादातर क्या होते हैं, जो बेस होते हैं ये सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। एल्यूमिनियम, जिंक, स्टर्नम, ये कुछ मेटल हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। स्पेशली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जैसे जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है।
Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको देगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगर कोई बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो सब नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना। तो जैसे ही ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे ये सब पानी के संपर्क में आएंगे तब एसिड बनाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनिक एसिड देगा, ये सल्फेट गैस सल्फ्यूरिक एसिड देगा, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले पेज में देखा था, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, जो नॉन मेटालिक मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, दैट इज वाई दे आर न्यूट्रल्स। ये एसिडिक नहीं होते, लेकिन डाइऑक्साइड वाले ये ज़्यादातर एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बेस, दिस इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिड्स। तो इसका मतलब यहाँ पर बेस एंड एसिड का रिएक्शन हो रहा है। तो एसिड बेस का रिएक्शन हमें हमेशा मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस दिस इज एसिड, सॉल्ट एंड वाटर दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेस इन वाटर। जैसे एसिड को पानी में डालते ही हाइड्रोजन कैटायन मिलता है, प्रोड्यूस करता है, वैसे ही जो बेस है ये पानी के संपर्क में आने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में K+ OH नेगेटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में Na+ OH नेगेटिव, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में Ca+ OH नेगेटिव, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में Mg2+ एंड 2OH नेगेटिव। क्लियर है? आगे चलें। अब नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे कि बेस एंड अल्कली। बेस तो हमने समझ लिया कि जो केमिकल पानी में हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा दैट इज कॉल्ड बेस। अब ये अल्कली क्या है? देखिए, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है और ये पानी में डिजॉल्व होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, ये भी पानी में डिजॉल्व होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, ये भी पानी में डिजॉल्व होता है। लेकिन ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये भी एक बेस है, लेकिन ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो जो बेसेस पानी में डिजॉल्व होंगे हम उन्हें कहेंगे अल्कली, लेकिन जो बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होगा उसे हम अल्कली नहीं कहेंगे। क्लियर है? अगर कोई बेस पानी में डिजॉल्व होता है उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज अल्कली। अगर पानी में डिजॉल्व नहीं होता वो सिर्फ बेस कहलाएगा, अल्कली नहीं कहलाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ वाटर इन एसिड डिसोसिएशन। अब जो वाटर है, अब जो एसिड है, एसिड को वाटर क्यों चाहिए? ध्यान देंगे, एसिड सिर्फ और सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ही H+ आयन बनाता है, और यही हाइड्रोजन कैटायन उस एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब नो वाटर मीन्स नो H+ आयन,
मीन्स नो एसिडिक प्रॉपर्टी। अगर आपके पास पानी नहीं है, अगर आपके पास कोई एसिड है जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं है, वो एसिड बिल्कुल ही ड्राई है, तो वो एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसे हाइड्रोजन आयन बनाना पड़ेगा, एंड हाइड्रोजन आयन को बनाने के लिए उसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पानी है तो H पॉजिटिव है तो एसिडिक प्रॉपर्टी है, पानी नहीं है, H पॉजिटिव भी नहीं है, एंड नो एसिडिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए इसको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं। अब मान के चलिए मैंने सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो मुझे मिला सोडियम सल्फेट सॉल्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक गैस। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अगर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट के थ्रू में पास करूंगा तो मुझे ड्राई HCl गैस मिलेगा। ध्यान देंगे, फिर से मैं रिपीट करूंगा। सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट किए, आपको सोडियम सॉल्ट मिला एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिला। अब इस गैस को आपने कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट से पास किया, तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब ये पानी से, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट से पास होगा, इस गैस में जितने भी मॉइस्चर होंगे ये उनको एब्जॉर्ब कर देगा, एंड जो फाइनली आपको गैस मिलेगा ये पूरा ड्राई होगा, एकदम सूखा, बिल्कुल ड्राई। अब जैसे इस HCl गैस को हमने ब्लू लिटमस के संपर्क में लिया तो कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा हमको। जैसे ही ये HCl गैस ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उस HCl गैस को हमने वही ब्लू लिटमस से कांटेक्ट करवाया, लेकिन यहाँ पर लिटमस को हमने थोड़ा सा गीला कर दिया। यहाँ पर लिटमस आपका ड्राई था, अगर हमने यहीं पर लिटमस को गीला कर दिया, वेट कर दिया। अब जैसे ही ये वेट ब्लू लिटमस HCl गैस के संपर्क में आएगा तब क्या होगा, लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसे पानी मिल गया, यहाँ पर पानी मिल गया। लेकिन ऊपर के केस में HCl गैस भी ड्राई था, लिटमस भी ड्राई था, लेकिन यहाँ पर गैस आपका ड्राई है लेकिन लिटमस आपका गीला है, लिटमस में मॉइस्चर है, तो इसीलिए एसिड को पानी मिल गया और उसने अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, जिससे जो लिटमस था उसका कलर रेड हो गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा, एसिड ऑलवेज नीड्स वाटर टू शो इज एसिडिक बिहेवियर। नो वाटर, नो H पॉजिटिव आयन, नो एसिडिक प्रॉपर्टी। विथ वाटर, अगर पानी नहीं है तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगा। अगर पानी है देन हाइड्रोजन आयन बनेगा, देन एसिडिक प्रॉपर्टी शो। ठीक है, HCl प्लस H2O, आपको हाइड्रोजन आयन मिला एंड क्लोराइड आयन भी मिल गया। अगर पानी नहीं है तो नो H पॉजिटिव आयन, नो Cl नेगेटिव आयन, नो एसिडिक प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब ये होता है कि अब हम क्या करेंगे, एसिड में पानी को धीरे धीरे करके डालेंगे। जो एसिड में बिल्कुल भी पानी नहीं था, अब उस एसिड में हम पानी को धीरे धीरे करके डालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है?
देखिए डाइल्यूशन का मतलब अब क्या, डाइल्यूशन का सिंपल मीनिंग ये है कि अब पानी और एसिड एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। पानी एंड एसिड अब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, लेकिन कौन किससे ऐड होगा, कौन किससे ऐड होगा। जैसे अगर आप एसिड को डालते हो पानी में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होगा। अगर पानी को आप डालते हो एसिड में, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर ब्लास्ट होने के चांसेस भी हैं। तो इसीलिए कभी भी आप पानी को एसिड में नहीं डालेंगे। हमेशा याद रखेंगे, कभी भी आप पानी को एसिड में नहीं डालेंगे। आप हमेशा एसिड को ही थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालेंगे। ठीक है, नेवर ऐड वाटर इन एसिड। अगर आप पानी डालते हो एसिड में तो वहां पर एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। इसीलिए हमेशा एसिड को ही पानी में डाला जाता है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन कैसे होता है, कैसे करते हैं, चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ डाइल्यूशन। अब यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया है, उसके अंदर मैंने पानी रखा है और एक ग्लास रॉड को उसके अंदर मैंने रखा है। अब मैं क्या करूँगा, एसिड को ड्रॉप वाइज मैं इस ग्लास रॉड के ऊपर डालूंगा, तो जिसके चलते जो एसिड है वो धीरे धीरे करके नीचे पानी में आएगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, और एक ग्लास रॉड लेके इस सॉल्यूशन को मैं कंटिन्यूसली ऐसे घुमाता रहूँगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो भी हीट इधर प्रोड्यूस हो रहा है वो चारों तरफ फैल जाए। क्लियर है? अब मैं और क्या करूँगा, इस जो बीकर का जो निचला हिस्सा है, इस निचले हिस्से से मैं वाटर को धीरे धीरे करके हल्का हल्का पानी इसके नीचे में छोड़ता जाऊंगा, ताकि जो नीचे वाला हिस्सा जो बीकर का है वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो भी जो हीट है वो ऐसे आराम से पास हो जाएगा। क्लियर है? सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ डाइल्यूशन। ये एग्जाम में पूछता है डाइल्यूशन हम कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स लिखिए। और ये भी पूछता है डाइल्यूशन होने के बाद एसिड में क्या चेंजेस आते हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अब जो एसिड है उसमें जो पानी की जो मात्रा है वो बढ़ गई। पानी की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ पानी ज़्यादा हो गया। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम हो जाएगा। ठीक है, पानी ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज कॉमन इन एसिड। जितने भी एसिड होते हैं उनमें क्या, कौन सी चीज़ उनमें कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। अब जैसे HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, H2SO4 एसिड, H3PO4 एसिड, H2CO3 एसिड, CH3COOH एसिड, HCOOH एसिड। लेकिन C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज इज नॉट एन एसिड। C2H5OH अल्कोहल, दिस इज नॉट एन एसिड। ये सारे तो एसिड है, तो ये भी एसिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास भी हाइड्रोजन है और इनके पास भी हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को भी एसिड होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी एसिड हैं उनके पास हाइड्रोजन होगा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी के पास भी हाइड्रोजन हो तो वो एसिड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एसिड में हाइड्रोजन इज कंपलसरी, एसिड में हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास भी हाइड्रोजन होगा वही एसिड हो जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो एसिड होते हैं ये पानी में H पॉजिटिव आयन बनाते हैं।
लेकिन जो एसिड नहीं होते ये पानी में H+ आयन नहीं बना पाएंगे। चलिए इसको भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 2 ग्लास के टैंक लिए। ठीक है, 2 ग्लास के टैंक लिए और मैंने क्या किया, ये एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा एंड कैथोड को बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ा। बीच में एक स्विच को लगा दिया और एक बल्ब को लगा दिया मैंने। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर लिया है। अब सेम सेटअप इधर मैंने किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने पानी के साथ ग्लूकोज को लिया है। क्लियर है? अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तुरंत ये जो बल्ब है ये जलने लगेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा ये जो बल्ब है ये नहीं जलेगा। यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो HCl है ये जैसे ही पानी के संपर्क में जाएगा ये H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन बनाएगा, तो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी आयन नहीं बना, कोई भी आयन नहीं बना। तो यहाँ पर कोई आयन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास नहीं कर पाएगी, तो जिसके थ्रू ये बल्ब नहीं जलेगा। तो जो एसिड है, जो बेस है, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन कोई और एसिड एंड बेस के बाद कोई दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिड H+ आयन बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैरी। बेस हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैरी। लेकिन ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये हाइड्रोजन आयन नहीं बना पाएंगे, तो जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं होगा और इनके पास कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। तो नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, धन्यवाद।